अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा आफ्ताब हसन और आज हमारी नशिस्त एक ऐसी ज़ोरदार और ज़बरदस्त शख्सियात पर मबनी है जिसमें नामवर शायर, उस्ताद और पता नहीं क्या क्या। अहमद अम्माद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, शायर अदीब हैं। अज़हर गौरी साहब हैं, पंजाबी के शायर अदीब और सीनियर जर्नलिस्ट। शहजाद फरामोश साहब हैं। कमर ज़मान भट्टी साहब हैं, हमारे रहनुमा हैं। जावेद हाशमी साहब हैं, कॉमर्स रिपोर्टर हैं। सीनियर सहाफ़ी रफ़ीक ख़ान साहब हैं जो स्पोर्ट्स से मुतल्लिका रिपोर्टिंग करते हैं, जबकि नवाज़ ताहिर साहब ना सिर्फ पंजाबी के हवाले से अपनी अदबी तहरीरों में बहुत मारूफ़ हैं बल्कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं। सब दोस्तों का ख्याल होगा कि हमारा आज का मौजू यकीनन क्रिकेट मैच होना चाहिए, लेकिन वो वो शानदार जीत के बाद वही होना चाहिए। चलें एक छोटी सी मुबारकबाद दे दें सब लोग, तो उसके बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँगा। एक्चुअली अहमद अम्माद साहब की मौजूदगी का, अज़हर गौरी साहब की मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए ये बातचीत करना चाहूँगा कि हमारे साहब अभी हमने एक तवील नशिस्त हुई हमारी हल्के की, लेकिन उसमें ज़ाहिर है आपने अपने तालीम और इल्म के हवाले से बात की। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप तीनों अदीब हैं, उनसे कि क्या हमारा माशरा जिस तनज़्ज़ुली का शिकार है, जिस गिरावट का शिकार है, उसकी वजह कहीं अदब से दूरी तो नहीं? मैं सबसे पहले अहमद अम्माद साहब आपसे दरियाफ़्त करना चाहूँगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अदब से बेशक इल्म और अदब दोनों से दूरी है। इल्म जो है वो साइंस है और अदब फ़न है, फ़न की एक ब्रांच। तो इल्म और फ़न दोनों ज़िंदगी को ड्राइव करने वाले, आप समझ लें कि जो प्रोपेलर्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेट इसको पैट्रनाइज़ करे और यूनिवर्सिटीज़ में इल्म के साथ साथ फ़नून की भी सरपरस्ती हो और नई जो सोच है उसको स्नब या डिस्करेज करने की बजाय उसको इनकरेज किया जाए। नए उफ़ुक़ की तलाश अगर कोई बच्चा करता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। और वो जो एक पाकिस्तान में एक ओवरऑल एक होता है कि कोई बंदा चमकदार सितारा अगर नज़र आ जाए तो कोशिश करते हैं कि उसको कम्पीट ना किया जाए बल्कि उसको बुझा दिया जाए। तो कंपटीशन जो है वो ज़्यादा आम है किलिंग की निस्बत। तो मेरा ख्याल है कि अदब होगा अगर, तो हमारे हाथों में तलवार और गन और इस तरह की जो तबाहकुन चीज़ें हैं, मोहलिक चीज़ें हैं, उनकी बजाय कलम होगा तो हम बहुत बेहतर एक कौम बनेंगे। गौरी साहब, यकीनन आप भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे, लेकिन हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, मतलब एक तो ज़ाहिर है मुल्क के अपने अंदरूनी हालात भी हैं, और जो हमारा तालीमी निसाब है या जो हम पढ़ रहे हैं, क्या आप क्या समझते हैं कि हम अच्छे अदीब, अच्छे शुअरा पैदा कर रहे हैं? ये हमारा सिस्टम, हमारा तालीमी सिस्टम और दीगर मामिल जो हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ख्वाजा आफ्ताब हसन साहब, ये बहुत बुनियादी बात है जो आपने की, और मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के तमाम मसाइल की वजह यही है जो आपने मसला उठाया। इस मसले को हम इस माशरे में हल नहीं कर सकते। इस माशरे में इसलिए हल नहीं हो सकता कि हमारी हुकूमत जो है या हमारी जो रियासत है वो मजहबी रियासत है। तो मजहबी रियासत तो इसराइल भी नहीं इस तरह से है। अगर उन्होंने दुनिया में कहीं पे भी कोई काम करने हो तख्लीकी हवाले से, तामीरी हवाले से, टेक्नोलॉजी में, साइंस, मुसलमानों ने भी तब भी दुनिया में बड़े काम किए जब मज़हब ने साइंस और टेक्नोलॉजी को अहमियत दी। उन्होंने ज़ाती इख्तलाफात और ज़ाती जो फ़रोई मामलात हैं उनको मज़हब के तनाजुर में रख के नहीं देखा, बल्कि उनको आलमी तनाजुर में रख के उन्होंने हर मामले को देखा। हम यहाँ पे जो भी करें, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं और चाहते हैं कि सब जो हैं माजी की तरफ जाएं। हमें माजी से जान छुड़ाने की ज़रूरत है और आगे की तरफ देखने की ज़रूरत है, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल पे तवज्जो देनी चाहिए। और मुस्तकबिल पे हम तभी तवज्जो देंगे जब माशरे को मुतासिर करने वाले लोग, यानी ड्रामा लिखने वाले लोग, ख़बर लिखने वाले लोग,
فلم بنانے والے لوگ، شاعری کو تخلیق کرنے والے لوگ، یا دیگر فنون لطیفہ سے متعلق، وہ چاہے گائکی ہو، چاہے رقص ہو، چاہے کوئی بھی فنون ہو، خطاطی ہو، فن تعمیر ہو، یہ سب لوگ جب تک انقلاب کی طرف نہیں جاتے یا معاشرے کو یہ کوئی نئی جہت کی طرف نہیں لے کے جاتے، ہمارا معاشرہ جمود کا شکار ہو چکا ہے، اور جمود بھی ایسا جس میں ایک رجت کہکری ہے۔ ہم ریورس گیئر میں جانا چاہ رہے ہیں، سوچ کے اعتبار سے، اپنے رنگ ڈھنگ کے اعتبار سے، طور اتوار کے اعتبار سے، حتیٰ کہ ہم عام حالات میں اچھا سوچنا پسند نہیں کرتے، ہم دوسروں کی خیر خواہی نہیں چاہتے، ہم دوسروں کی ترقی نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم صرف خود غرضی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا پیٹ بھر جائے، باقی میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا پیٹ خالی ہے، یا میں اپنا آدھا پیٹ بھر کے کسی اور کا آدھا پیٹ بھر لوں۔ ہمارا جو پورا رویہ ہے وہ غیر تعمیری رویہ ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی توجہ دی جانی چاہیے، بلکہ ہمارے جو فنکار ہیں ان کو زیادہ یہ ضرورت ہے کہ انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہمکنار کیا جائے، تاکہ ان کی سوچ جو ہے باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چل سکے۔ اچھا، شہزاد فراموش صاحب پنجابی کے شاعر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، اور مختلف حوالوں سے شوبز سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ شہزاد صاحب، شوبز کو بطور خاص پاکستان میں اس طرح نہ تو احترام کا درجہ ملا ہے، نہ ہی اہمیت ملی ہے، اگرچہ یہ فنون لطیفہ سے وابستہ ایک شعبہ ہے اور بڑا اہم شعبہ ہے۔ جیسے غوری صاحب نے کہا، احمد حماد صاحب نے کہا کہ چیزوں کو جب تک آپ ساتھ لے کے نہیں چلیں گے۔ اب آپ بطور صحافی کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری آج کی صحافت جو ہے فنون لطیفہ کے حوالے سے اس قابل رہ گئی ہے کہ ہم اس کو فروغ کے لیے کوئی کام کر سکیں، یا یہ کر رہی ہے اس کے فنون لطیفہ کے فروغ کے حوالے سے کام؟ صحافت میں بس فنون لطیفہ کا جو ہے وہ تو ظاہر ہے تبھی چلے گا نا جب ہمارا یہاں ماحول ہوگا۔ ہمارے تو سینما بند ہو چکے ہیں، ہماری فلمیں بند ہو چکی ہیں، تو صحافت کیا لکھے گی ان کے بارے میں؟ جب کوئی چیز بن ہی نہیں رہی، سامنے آ ہی نہیں رہی کوئی چیز، تو پھر ہم کیسے لکھیں گے کیا اس کے بارے میں؟ ہم تو پرانی چیزوں کو کریت کے جو ہے وہ سامنے لوگوں کے لا رہے ہیں۔ میرا آج ہی ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ جی لاہور میں سے جو لوگ انٹلیکچوئلز یا جو فنکار لوگ بالی ووڈ میں گئے ہیں اور وہاں جا کے شہرت حاصل کی ہے، اس کے بارے میں نے لکھا ہے۔ اگر یہاں کچھ کریٹ ہو رہا ہوتا یا کچھ سامنے آتی ہمارے یہ فلم کے بارے میں یا فلم بن رہی ہوتی تو میں ان کے بارے میں لکھتا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پھر صحافت اب ہم کیا لکھیں صحافت میں۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ نواز طاہر صاحب بھی موجود ہیں۔ نواز طاہر صاحب تھوڑا سا اگر آپ میرے قریب آ جائیں کہ بہت شکریہ۔ اچھا نواز صاحب، آپ خود لٹریچر، پنجابی لٹریچر تخلیق کرتے ہیں اور آپ یہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں، تو ابھی کیا لگتا ہے کہ ہماری جو صحافت ہے بالخصوص لٹریچر کی کس حد تک خدمت کر پا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم اپنی سوسائٹی کے لیے بطور صحافی جو ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں؟ شکریہ خیر صاحب۔ ایک جملے میں اس کا جو مایوس کن جواب ہے وہ ہے نہیں۔ جو امید افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی احمد حماد صاحب سے ہماری جب گفتگو ہو رہی تھی ہمارے اس پروگرام میں، تو ایک امید کی کرن نہیں، مجھے آفتاب اور ماہتاب دونوں اکٹھے نظر آئے، اور یہ بات عیاں ہے کہ یہ سرزمین جو ہے یہ بڑی فرٹائل ہے، بڑی زرخیز ہے۔ ہم اپنے نگینے ڈھونڈتے نہیں، نگینے موجود ہیں، ان کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ جس جہد کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ مسلط ایسے ایلیمنٹ ہیں کہ جو یہ سارا کچھ چاہتے نہیں ہیں، وہ پردے اٹھانا نہیں چاہتے، پردے ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جو ہمارے اخبارات ہیں وہ مراسلات ہیں، جو ہماری ٹی وی سکرین ہے وہ صرف اور صرف گمراہی پھیلا رہی ہے، جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے وہ زیادہ تر پلوٹڈ ہے، انسپائرڈ ہے،
नॉलेज बेस्ड नहीं है। अगर उसकी हम माजी से उसका मुवाजना करें तो मुझे जो छोटे से ज़हन रखने वाले आदमी को बात समझ में आती है, तो जिस ज़माने में शोरा कुरान ने और हमारे जो मुफक्किरीन थे उन्होंने जब कौम की रहनुमाई फरमाई थी, तो एक बंदा सब कॉन्टिनेंट में पैदा होता है, उस पर पहली किताब रूस में लिखी जाती है जिसे हम मुफक्किर पाकिस्तान कहते हैं, हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो वो आज के उस माहौल में पैदा नहीं हुए थे, ना इस माहौल की गुफ्तगू करते थे जिसमें हम लोग मसलक, मज़हब, फ़िरके, ग्रोह, ख़यालात और मफादात में बटे हुए हैं। तो जब इन चीज़ों में बटे हुए होंगे तो हम दयानतदारी से बात नहीं कर सकेंगे। हम एक ख़ास नुक्ता नज़र की एक तालीम लेके रखेंगे और उसी तालीम की बुनियाद पे हम बात करेंगे, हम खुले ज़हन से बात नहीं करेंगे। ये वो सारे एलिमेंट हैं जिन्होंने हमारी अगली नस्ल के ऊपर ऐसा बोझ डाल दिया है कि जब तक उसको समझ आएगी पता नहीं वो कितनी नातवां हो चुकी होगी। ये आज के दौर के जो हकीकी दानिशवर हैं, जो हकीकी जर्नलिस्ट हैं, उनको सोचना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा। और वो किरदार हो रहा है अदा, लेकिन बहुत कम नज़र आ रहा है। जो शोबदाबाज हैं वो बहुत आगे हैं। तो इसलिए हमें माजी की तरफ जाना होगा और उन लोगों का जो इंटेलेक्ट लेवल था वो सोचना होगा कि क्यों इतना था, उनके सामने बार नहीं थे। जब हम फिल्म की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो इंडिया में वो इशू नहीं है। हालांकि बहुत मुतअस्सिब एक मुल्क है, सेकुलर नहीं है, लेकिन वहाँ फिर भी किसी सब्जेक्ट पे आप लिख लेते हैं, यहाँ नहीं लिख पाते। हमारे रवैये चेंज होने की ज़रूरत है। बहुत पुरानी एक मिसाल अगर आप इजाज़त दें तो दें। मैं अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान ने एक फ़िल्म बनाई नाराज़, नदीम और शबनम की। वो फिल्म देखने गए हम 6-7 लोग थे, तो ऐसी बात हो रही थी कितने चलेगी। इत्तेफाक से पहली बारी मेरी थी, तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल से ये गोल्डन जुबली कार जाएगी। वो सब ने मुझे एक एक थप्पड़ मारा कि ये तो अगले हफ्ते होनी नहीं है। ऐसा ही हुआ कि सर्किट में वो अगले हफ्ते में नहीं थी, लेकिन उसने 50 से ज़्यादा अवार्ड लिए। वो एक सब्जेक्ट पे फिल्म थी। हमारे यहाँ सब्जेक्ट पे बात करना बहुत मुश्किल हो चुका है, जिस तरह गौरी साहब भी निशानदही कर चुके हैं कि हम दूसरे को मुसलमान बनाने के लिए तलवार लिए फिरते हैं, अपना गिरेबान नहीं देखते। खुद पहले मुसलमान हो जाएं, फिर दूसरों को मुसलमान बनाएं। और हमारा दीन ये कहता है कि सबको साथ लेके चलो। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदात किए, मिसाक किए, वो तो हमारे लिए इतना बड़ा हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ा रास्ता है कि पूरी दुनिया को हम तस्लीम कर लें। वो मुआहदा ना होता तो आज मुसलमान इस तरह से नहीं होते। हमें आज भी उस सोच के साथ, उस वुसअत क़ल्बी और वुसअत नज़री के साथ लिटरेचर की ज़रूरत है, सहाफ़त की ज़रूरत है, वरना हम फिर बातें करते रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया नवाज़ ताहिर साहब, आपने बड़ी कमाल बात की। भट्टी साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि लिटरेचर की बात हो रही है। आप ना सिर्फ इस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बल्कि अखबारात के हवाले से जो मामलात हैं या सोसाइटी में दीगर इश्यूज़ हैं उस पर भी बात खूब करते हैं। क्या हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमें किन इक़दामात की ज़रूरत है, हमें किस रवैये की ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए कि हम एक सोसाइटी को बेहतर शक्ल दे सकें, बतौर सहाफ़ी भी और बतौर फ़र्द भी? एक्सक्यूज़ मी। सबसे पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि बतौर फ़र्द तो हर कोई अपना अपना हिस्सा अदा करने की कोशिश करता है। अहमद हमाद साहब जिस तरीके से कर रहे हैं, गौरी साहब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब अपने तौर पे करते हैं। लेकिन किसी भी माशरे को आगे बढ़ने के लिए खाली फ़र्द जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना इम्पोर्टेंट जो होती है वहाँ की रियासत या एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और पाकिस्तान में फ़र्द के हवाले से तो कतन कोई मायूसी नहीं है। इस तरह के बहुत सारे चिराग हैं जो रोशन है और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक हमारी रियासत ये तय नहीं कर लेती कि हमने किस तरह इस रियासत को चलाना, उसके बगैर फिर हमारा इल्म अदब और बाकी शोबा जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप इस दौर में ये बदकिस्मती कह लें या जो भी कह लें, ये थोड़ा सा है कि हम सेकुलर और वो रियासत जो तमाम मज़ाहिब को, तमाम तबक़ात को साथ लेके चलने की बजाय हमने अपने आप को महदूद कर दिया है। जब हम महदूद हुए
कॉन्स्टिट्यूशनली भी और बाकी चीज़ों के ऊपर, तो फिर हमारा इल्म व अदब भी जो है ना वो महदूद हो गया है। और जब इल्म व अदब महदूद हो जाता है तो उसमें बांझपन का अंसर जो है ना वो बहुत नुमायाँ तौर पे सामने आ जाता है। बहुत कम ऐसे अदीब ऐसे माहौल में बनते हैं जो खुली बात करें, माशरे के सामने सवालात रखें, उनके जवाब ढूंढ के दें। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे हम खुली बात कर नहीं सकते, और जो करने की कोशिश करता है उसके ऊपर फिर जैसे नवाज़ ताहिर साहब ने कहा कि उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए जाते हैं, उसकी अपनी लाइफ जो है वो थ्रेट का शिकार हो जाती है। आज इस इन्वायरमेंट में जब पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच जीता है, और हम सब खुश भी हैं, मुबारकबाद भी है कि T20 में पाकिस्तान ने पहला आगाज़ किया और इंडिया को हराया, जो हमने कभी वर्ल्ड कप में नहीं हराया। इसी इन्वायरमेंट में पाकिस्तान के अंदर एक घुटनज़दा माहौल है कि हम खौफज़दा शिकार हैं। लाहौर की सड़कों पे हमने देखा कि किस तरीके से लाहौर में एक एहतजाज जो है वो किस तरीके से एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ रहा है। अभी इस्लामाबाद में नहीं पहुंचा, गवर्नमेंट मुज़ाकरात भी कर रही है लेकिन फंस गई है। एक पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जो है, मतलब मुतालबा क्या है और मुतालबे को फिर किस तरीके से मज़हब के साथ जोड़ के किस तरीके से उसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन शुरू होती है, उससे रियासत का अपना ढांचा जो है वो बुरे तरीके से डिस्टर्ब होता है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि अब रियासत और इसके चलाने वाले इस बात के ऊपर ज़्यादा संजीदगी से सोचें कि क्या इस एनवायरनमेंट के साथ ये रियासत आगे बढ़ सकती है। अगर इस एनवायरनमेंट के साथ ये रियासत आगे नहीं बढ़ सकती तो फिर ये जिन लोगों को हमने खड़ा किया मादी में, जिन लोगों को हम आने जाने का किराए देते रहे, फिर उस एनवायरनमेंट से हमें निकलना होगा। इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए जब हम ये इस तरह की सियासी जमातें, सियासी माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या तो हम जमहूरियत होने नहीं देते, हम जमहूरियत के आगे बहुत सारी रुकावटें डालते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और या फिर हम इस तरह के ढांचे खड़े करने की कोशिश करते हैं जो आप कह सकते हैं कि जमहूरियत से भी अगले मारवाई आप कह सकते हैं कि जमहूरियत जो है वो है जमहूरियत का आंसर। उनके ऊपर सवालात भी लोग उठाते हैं कि इनको मीडिया कवरेज क्यों नहीं मिल रही, इनको ये क्यों नहीं मिल रहा। हालांकि जब वो एक पूरे सड़क को बंद करते हैं, पूरे रास्ते को बंद करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। माशरे को जामद होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम रियल डेमोक्रेसी, जिसकी बात अहमद हमाद साहब ने की कि किस तरीके से दुनिया में जमहूरियतें आगे चलती हैं, तो वो अगर थोड़ा बहुत खामियां भी हों, कमज़ोरियों भी हों, वो फिर भी कुछ ना कुछ मंजिल पा लेते हैं, क्योंकि उनकी सफ़र जो होता है वो एक रुख की तरफ होता है, ये नहीं होता। तो डायरेक्शन के लिए हमें अब डिसीजन लेना होगा। हमारी रियासत को, हमारे तमाम रियासती इदारों को देखना होगा कि क्या हम इसी तरीके से चलेंगे कि हम अपनी खुशियाँ भी प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। इस वक्त मेरी अपनी इतलात के मुताबिक जहाँ एक तरफ इंगेजमेंट है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट खुद थ्रेट फील कर रही है कि इतने हज़ारों लोग जो हैं वो सड़क पर हैं और वो एक मुतालबे के ऊपर, और उसमें पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है। वो कतन कोई ऐसा मज़हब का मामला नहीं, हर बंदा अपने अपने मज़हब में इंडिपेंडेंट है, सारा कुछ है। सो एक हमें मजहबी मामलात से निकल के पाकिस्तान को एक सही पाकिस्तानी रियासत बनाने के लिए तमाम तबकात को आगे बढ़ने के लिए किरदार अदा करना होगा। फिर पाकिस्तान के अदब में भी वो चीज़ें नज़र आएंगी, पाकिस्तान के तमाम शोबाजात में एक पाकिस्तानियत नज़र आएगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी क्रीम पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही है और दुनिया आपको वेलकम कर रही है, अमेरिकन भी आपके शहरियों को वेलकम करते हैं, ब्रिटेन भी करते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी मुल्कों आपके लिए वीज़े लेके बैठे हैं आपकी क्रीम के लिए, तो फिर आपको खुद सोचना चाहिए कि आप अपनी क्रीम को, आप अपनी मलाई को बाहर जाने देंगे या यहाँ पे रखना है। उससे फ़ायदा उठाना है। टैलेंट तो है और इस टैलेंट को इंशाल्लाह ताला हम बेहतर कर सकते हैं। भट्टी साहब, बजा फरमाया आपने कि हम अपने बासलाहियत अफराद से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, उसके ज़ाहिर अगर कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी रियासत की है तो और बहुत से अवामिल भी उसमें कार फरमा है। खान साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान की टीम ने शानदार कामयाबी हासिल की और बड़ा ज़ोरदार मैच जीता। मैच के बारे में तो आपके तबसरे आप सोशल मीडिया पे साथ साथ शेयर करते जाते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि ये जो जीत है पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़, तो कल को हम जब हारते हैं तो उस वक़्त हमारा जो रवैया होता है वो बहुत ही गैर शाइस्ता सा, और बल्कि हम अपने खिलाड़ियों को कोसते हैं, तो उसकी वजूहात भी तो यकीनन मेरा ख्याल है हमारी मियाना रवि नहीं है हमारे मिजाज में, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी बुनियादी तरबियत की ख़राबी और अखलाकियात से आरी होने में और अदब से दूरी का नतीजा नहीं है? शुक्रिया आफ्ताब साहब, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। खेल जो है ना, ये असल में डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन से मुराद है बर्दाश्त। अगर इसको आप पढ़ें और देखें, खेल का मकसद इंजॉयमेंट है, ना कि जंग।
بلکہ آپ یقین کیجئے خواجہ صاحب کہ جب کوئی بندہ لفظ لکھتا ہے نا کہ ہم جنگ جیت گئے وہ غلط کہتا ہے، کھیل کہنا چاہیے. بلکہ ایک اور بھی رنگ دے دیا گیا ہے. مثلا میں ڈاکٹر قدیر صاحب سے میری بڑے جو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے تو ان سے بڑی اچھی سلام دعا تھی، بلکہ مجھے کہتے تھے میاں بات سنیں. میں نے کہا جی سر، یہ جو آپ لوگ جنگ لکھتے ہیں جنگ کیوں لکھتے ہو؟ کہو کہ جیت گئے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ اخلاقیات، باقی اخلاقیات ختم ہو گئی نا. آپ کھیل کو کھیل لیں، کھیل کے حساب سے دیکھیں. ٹھیک ہے بھارت ہمارا دشمن ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ہار گئے ہیں تو اپنے کھلاڑیوں پہ مطلب پتھر مارے گھروں میں جا کے جب وہ کریں. انڈیا کرتا ہے تو کرنے دیں، ہمیں انڈیا سے کیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا یار. برداشت کا مادہ ہمارے میں ہونا چاہیے اور ہمیں کھیل کو کھیل لینا چاہیے. جہاں تک آج کے میچ کی بات کی ہے آپ نے، مجھے خوشی ہے کہ میچ جیتے ہیں، لیکن ایز اے جرنلسٹ، اسپورٹ جرنلسٹ، چھوٹی سی میری ایک رائے ہے. ایز اے کھیل وہ کھیل نہیں تھا آج کا. پوچھے کیوں؟ یار 10 وکٹوں سے ہارنا یہ کھیل نہیں ہے. کھیل ہوتا ہے کہ کم مارجن سے ہارا جائے، کم مارجن سے جیتا جائے. یہ میری نظر میں کھیل مجھے نہیں مزہ آیا. میں ایز اے پاکستانی مجھے خوشی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن ایز اے اسپورٹس رپورٹر یا جتنا میں نے پڑھا ہے یا جتنا دیکھا ہے اس میں مجھے تجسس نظر نہیں آیا. کھیل ہوتا ہے جیت کے لیے تجسس پیدا ہونا کہ آگے بڑھ کے کھیلنا. T20 اس لیے لایا گیا تھا، لیکن آج جس طرح جیتے ہیں یہ تو یہ اس کو ہم یک طرفہ مقابلہ کہیں گے نا، مقابلہ نہیں. اچھا خان صاحب اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہاشمی صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ پلان تھا؟ دراصل پہلے میں آپ کا سوال جو فلسفے اور ادب کے بارے میں جی بات ہو رہی تھی، میں اس کو اپنی عقل اور اپنے مشاہدے سے دیکھتا ہوں. دیکھیں جتنی بھی ادب میں ترقی ہوئی، ہیلتھ میں ترقی ہوئی، سائنس میں ترقی ہوئی اور جتنے جدید علوم ہیں وہ کہاں پہ ہوئے؟ جن کی فی کا آمدنی زیادہ تھی. ہمارے یہاں بہت سارے زرخیز دماغ ہیں ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن وہ گروم کیوں نہیں ہو پاتے؟ ان کے پاس وہ سہولیات نہیں. سہولیات کب آئیں گی؟ جب آپ کی فی کا آمدنی زیادہ ہوگی، جب آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں. جب تک ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا ادب، آپ کی علم، کھیل کہاں کریں گے ہم لوگ؟ آپ دیکھیں جتنی بھی سائنس کی ترقی یا جنگی ساز و سامان ہے، تعلیم ہے یا بے شمار جدید وہ امریکہ میں ہو رہے ہیں، فرانس میں ہو رہے ہیں، جرمنی میں ہو رہے ہیں. وہاں مطالعے کا رجحان کیوں زیادہ ہے؟ وہاں پہ لوگ آسودہ ہیں. ہم اور آپ کو تو یا اور جو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس تو وہ کلاسیں رہی نہیں ہیں، تو آپ کی جو صلاحیتیں ویسے ہی ماند پڑ گئی ہیں. آپ کے اندر جو وہ طاقت ہے، ہم بھی بڑی زرخیز قوم ہے، لیکن ہماری بینگ اے کامرس رپورٹر جب تک ہمارے معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے ہم کسی بھی شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے. یہی واحد حل ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ یہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بے شمار باتیں بنا دیں تو میک دی کاسل ان دی ایئر، ہوا میں قلعے بنا لیں، لیکن جب آپ وہ کہتے ہیں پورٹرے بناتے ہیں، جب اس کا رنگ جو بھرتا ہے نا وہ آپ کے معاشی حالات بھرتے ہیں. تو میں ایک کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جب تک ہماری یہ معاشی بیک بون ٹھیک نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب، آپ نے بہت اہم نقطے کی بات کی. یقیناً معیشت مضبوط ہو تو وہ بڑا پنجابی کا ہے جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے. تو یقیناً ہم آج کی نشست کے تمام شرکاء کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور زاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا آخر میں. زاہد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں گفتگو کے اختتام سے پہلے احمد حماد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے مستفید فرمائیں تاکہ اس نشست کا جو ہے اختتام بہت ہی خوشگوار بھی ہو اور ہمارے موضوع کے عین مطابق ادب سے جڑا ہوا اور شاعرانہ سا ہو جائے. اگر اس میں کچھ پنجابی ٹچ ہو جائے تو ذرا بہتر ہوگا. اچھا جی، یہ غزل میں آپ کو پیش جی کرتا بسم ہوں. اللہ. پنجابی ٹپے تو میں نے پیش کیے آپ کو، آپ کی اجازت. آسمانوں سے اشارہ نہیں ہونے والا، آسمانوں سے اشارہ نہیں ہونے والا، وہ پری زاد ہمارا نہیں ہونے والا. بہت خوب آج کے موضوع کے مطابق آئے بہت خوب. آسمانوں سے اشارہ نہیں ہونے والا، وہ پری زاد ہمارا نہیں ہونے والا. شعر دیکھیے گا سر. شام کے وقت میرا سینہ سلگ اٹھتا ہے، شام کے وقت میرا سینہ سلگ اٹھتا ہے، اب بھی شک ہے
मैं सितारा नहीं होने वाला। बहुत खूब, बहुत खूब। शाम के वक्त मेरा सीना सुलग उठता है, अब भी शक है मैं सितारा नहीं होने वाला। जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है, वाह, जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है, अपना इस घर में गुजारा नहीं होने वाला। बहुत खूब, बहुत खूब, शाम का। बहुत खूब। जो भी आता है मेरे दिल में बिलक उठता है, अपना इस घर में गुजारा नहीं होने वाला। जैसा टीनेज में बेताब रहा करते थे, चंद दिन पहले की बात। बहुत खूब। जैसा टीनेज में बेताब रहा करते थे, इश्क वैसा तो दोबारा बहुत खूब, नहीं होने वाला। बहुत खूब। जैसा टीनेज में बेताब रहा करते थे, जैसा टीनेज में बेताब रहा करते थे, इश्क वैसा तो दोबारा नहीं होने वाला। क्यों किए जाते हो बेकार दुआएं हमाद, क्यों किए जाते हो बेकार दुआएं हमाद, वो किसी तौर तुम्हारा नहीं होने वाला। बहुत खूब, बहुत खूब, किसी तौर तुम्हारा नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया जी हमारे साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, यकीनन आपको आज की ये नशिस्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प और पसंद आई होगी, इसलिए कि इसमें हमारे सहाफ़ियों समेत एक ऐसे नामवर उस्ताद और शायर ने भी शिरकत की और अपने ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीद किया। जो हमारी बतौर फ़र्द एक पाकिस्तान को बेहतर शक्ल में देखने की ख्वाहिश है, वो यकीनन किसी में भी कम नहीं हो सकती, लेकिन अपने अपने तौर पे जो इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद।